क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी के 20 सवालों को लेकर के परेशान हो? मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स और सीमित कंटेंट की वजह से साइकोलॉजी में 20 में से 20 सवाल सही किए। अगर आप भी साइकोलॉजी में 20 में से 20 सवाल सही करना चाहते हैं, आज आपको मैं ये एक सीक्रेट फॉर्मूला डिकोड करके बताऊंगा, जिससे आप भी साइकोलॉजी में 20 में से 20 सवाल सही कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को देखना है। तो जो उसमें जो पेपर 1 है, उसके अंदर आपके जो साइकोलॉजी है वो दी हुई होती है। साइकोलॉजी में जो आपके टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्निंग, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मोटिवेशनल, इंडिविजुअल डिफरेंस, डेवलपमेंट ऑफ 21 सेंचुरी स्किल। तो ये आपके जो टॉपिक है, जो आपके जो सिलेबस में ये टॉपिक दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देखना है। सिलेबस में आपने ये देख लिया, फिर आपको मैं ये बताऊंगा इस प्रकार से मैंने जो पीवाईक्यू का है एनालिसिस किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है वो किया है। मैंने हर एक टॉपिक को, अभी जो एग्जाम हुए थे 4 शिफ्ट में, उन चारों शिफ्टों के अनुसार उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो कुल क्वेश्चन थे वो कितने आए थे? तो हमारे को पता है जो 7 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है, जो उससे एक सवाल आया था, नहीं सॉरी, वहां पर एक सवाल नहीं आया था, यहाँ से 2 सवाल आए थे। करेक्शन कर लो, यहाँ पर 2 सवाल आए थे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से। जो 8 तारीख को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में पहला एक सवाल तो आया था, शिक्षा जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की थी, और एक सवाल दे दिया था उसने सामान्य उद्देश्य का, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं उनमें से 4 कथन दे दिए और सत्य और असत्य पूछ लिया, वो आप आसानी से पता लगा सकते हो। जो 9 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसमें उसने पूछा था शिक्षा मनोविज्ञान का जो असत्य कथन, वही 4 स्टेटमेंट दे दिए, असत्य पूछ लिया। वापस शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालक के ऊपर उसने एक स्टेटमेंट पूछ लिया। और जो 11 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसमें एक सवाल तो उसने क्षेत्र से पूछ लिया और एक सवाल वही असत्य और सत्य कथन से पूछ लिया। तो यानी कि आपको क्या करना है, इस टॉपिक में आपको पता है कितने सवाल पूछ रही है आरपीएससी। इस टॉपिक में जो सवाल है वो हर पेपर में 2 सवाल पूछ रही है। तो आपको भी इस हिसाब से अपनी तैयारी को करना है कि आपको इस टॉपिक को उतना ही वेटेज देना है जितने इसमें आरपीएससी सवाल पूछ रही है। और यहाँ से जो सवाल बनने के ज़्यादा चांस है, वो पहला तो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, और जो दूसरा टॉपिक है वहां पर है, यहाँ से सत्य व असत्य कथन पूछ लेगा। जब भी कोई मॉक टेस्ट दे या किसी प्रकार की प्रैक्टिस करे, तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ज्यादा वेटेज देना है, एक तो क्षेत्र और सत्य और असत्य कथन वाले सवाल। अब हम बात करते हैं जो दूसरा टॉपिक है अपने विकास का। टॉपिक में जो 7 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें उसने पूछे थे जीन पियाजे से 2 सवाल पूछ लिए। और देखो 8 तारीख में भी जीन पियाजे से एक सवाल पूछ लिया। और जो 8 तारीख को जो पेपर हुआ था, उस 8 तारीख के पेपर में सिद्धांत से एक सवाल, यानी कि ये कौन सा सिद्धांत, यानी कि जो अपन जो पढ़ते हैं ना, विकास के सिद्धांत। एक सवाल उसने पूछा था एरिक एरिक्सन के जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, वहां वापस एरिक्सन का जो मनो सामाजिक सिद्धांत था, वहां से एक सवाल पूछ लिया। यानी कि इस टॉपिक से आपको एक तो पढ़ने हैं विकास के सिद्धांत, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आए विकास के सिद्धांत से, यानी हर पारी में लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है। और आपको इसके अलावा क्या पढ़ना है विकास के सिद्धांत में, एक तो पियाजे हो गया और एक एरिक्सन हो गया। यहाँ से भी 2 सवाल यहाँ से आए, 2 सवाल यहाँ से आए, तो यहाँ से पियाजे से टोटल आ गए 3 सवाल आ गए, और विकास के सिद्धांत से 3 सवाल आ गए। और यहाँ से हर पारी में विकास से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप बोलोगे जो जिन पियाजे है वो तो हमने अधिगम में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जिन प्याजे हैं वो अधिगम और विकास दोनों में ही पढ़ाया जाता है। कोई टीचर इसको अधिगम में पढ़ा देता है तो कोई टीचर इसको विकास वाले टॉपिक में पढ़ा देता है। तो मैंने इसको जो इंक्लूड किया है वो विकास वाले टॉपिक में इंक्लूड किया है। अब अपन बात करते हैं जो अगला टॉपिक है, वो है अपने अधिगम वाला टॉपिक, जो कि अपने सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन का जो वेटेज है वो भी सबसे ज़्यादा अधिगम वाले टॉपिक से ही है, और जो सिलेबस भी है इसका तो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस टॉपिक में हमको हमारे को क्या करना है कि यानी कि चीज़ें फिक्स करनी है और उन्हीं से ही अपने को पढ़ना है। कोहलरबर्ग का जो सिद्धांत है, वहाँ से एक सवाल हर पारी में आया है। 7 तारीख में देख लो आप, 8 तारीख में देख लो आप, 9 में देख लो आप, 11 तारीख में देख लो। यानी कि कोहलरबर्ग तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। कोहलरबर्ग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हर पारी में एक एक सवाल पूछा गया है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो
7 तारीख को एक बांडोरा का पूछ लिया, एक 5P मॉडल पूछ लिया। यानी कि ये जो 5P मॉडल है रोजर बाइकी का रचनावादी, यहाँ से भी 3 सवाल पूछे हैं। तो जो यहाँ से भी 3 सवाल पूछ लिए। 5P जो मॉडल है रचनावादी, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो 5P मॉडल है रोजर बाइकी का, वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके बाद हम देखते हैं, तो बांडोरा से सवाल पूछा है, और एक उसने पूछ लिया था सामान्य स्टेटमेंट दे दिया, 4 स्टेटमेंट दे दिए, पूछा कौन सा सत्य और असत्य। आपको सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो इन सामान्य जो कथन होते हैं, जो सत्य और असत्य वाले, इन कथनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन्हीं में से जो क्वेश्चन है उनका वेटेज भी ज़्यादा होता है, और ये थोड़े अपने रटने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये थोड़े समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं। और अगर 8 तारीख वाली बात करूँ तो कोलरबर्ग का हो गया, रचनावादी हो गया। एक जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, वहाँ से एक सवाल पूछ लिया। अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत से एक अधिगम का जो सामान्य कथन है वो पूछ लिया। और 9 तारीख वाले में पावलोव, 9 तारीख वाले में पावलोव पावलोव का जो सिद्धांत था वहाँ से पूछ लिया। शास्त्रीय अनुबंधन वाले से, शास्त्रीय अनुबंधन वाले से स्किनर के सिद्धांत से पूछ लिया। और अधिगम स्थान 11 तारीख वाले में आप देख रहे हो, अधिगम स्थानांतरण से एक सवाल पूछ लिया, स्किनर से पूछ लिया, पावलोव से पूछ लिया। तो यानी कि इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी जो टॉपिक है वो कौन कौन से पढ़ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एक स्किनर को पढ़ना ही पढ़ना है, और एक आपको पावलोव को पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में। ये आपको ये चारों पेपर चाहिए PYQ के। तो मैं आपको इन पेपर को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ताकि आप एक बार उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपकी जो समझ है वो विकसित हो जाएगी कि सत्य असत्य कथन में किस प्रकार के कथन पूछ रहा है। अगर दी सिद्धांत पूछ रहा है तो सिद्धांत में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था ना, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को उसने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया था। यानी कि जो एक उदाहरण दे दिया, और उस उदाहरण के बेस पर ये पावलोव का जो सवाल है वो पूछा था। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा व्यक्तित्व। 4 पारियां होती, चारों पारी में एक रक्षात्मक युक्ति से एक सवाल पूछा ही पूछा गया। यानी कि जो आगामी पेपर है वहां पर भी एक सवाल रक्षात्मक युक्ति का आएगा ही आएगा। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है रक्षात्मक युक्ति पर। रक्षात्मक युक्ति ज़्यादा नहीं है, 14-15 रक्षात्मक युक्ति है। तो सारी आप अगर इनको अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको एक सवाल आपका फिक्स हो जाएगा। 7 तारीख को अपने जो आलपोर्ट का सिद्धांत है वहाँ से एक सवाल पूछ लिया, और जो केटल की जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है वहाँ से एक सवाल पूछ लिया। जो 8 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो सवाल थे वो एक सवाल बढ़िया था, यानी कि जो प्रेक्षण मिलान वाला, यानी कि जो मिलान वाले सवाल है वो व्यक्तित्व में, यानी कि ये व्यक्तित्व मापन की विधि किसने दी थी। हाँ, उसके वो उसका वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, ऐसे मिलान करके। वापस आलपोर्ट का एक सिद्धांत उसने पूछ लिया। जो 9 तारीख को पेपर हुआ था उसमें ये वाला बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। क्यों? क्योंकि इस वाले सवाल में आपको क्या दे दिया, इस वाले सवाल में आपको एक तरफ तो गुण दे दिए और एक तरफ उसका व्यक्तित्व दे दिया कि बताओ कि यानी कि इस प्रकार का जो गुण वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार के व्यक्तित्व में होता है। तो आपको ये बताना था। तो ये क्वेश्चन वही कर पाता जिसकी समझ बहुत ही बढ़िया थी, यानी कि जिसने सारे व्यक्तित्वों को अच्छे तरीके से पढ़ा था वही इसको कर पाता। और जो आगे अपने को पूछा था, यानी कि जो सिद्धांत और वैज्ञानिक, वापस मिलान वाला सवाल पूछ लिया। एक तरफ आपको सिद्धांत दे दिया और एक तरफ उसके वैज्ञानिकों के नाम दे दिए। रक्षात्मक युक्ति का तो फिक्स एक सवाल आ ही रहा है। एक वापस केटल से पूछ लिया, और व्यक्तित्व एक तरफ सिद्धांत के नाम, एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम देकर के, मनोवैज्ञानिकों के नाम देकर के वो सवाल पूछ लिया। तो आपको इस प्रकार से तैयार करना है व्यक्तित्व वाले टॉपिकों को। जितने भी मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने किस प्रकार का सिद्धांत दिया है, एटलीस्ट आपको वो तो याद रह ही रहे। क्यों? क्योंकि इसमें वो क्या पूछ रहा है, ज्यादातर मिलान वाले सवाल पूछ रहा है। तो मिलान वाले सवाल में कभी कभार क्या होता है, बहुत ही इजी सवाल होता है कि अगर आपको एक भी आ रहा है तो आप उन एक से चारों को आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में उस प्रकार का एक ही होता है। और इसके अलावा एक तो आपको इस वाले टॉपिक में क्या पढ़ना है, अच्छे तरीके से मिलान वाले सवाल अच्छे तरीके से हल करने हैं। मिलान वाले के अलावा एक आपको यहाँ पर आलपोर्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, और एक आपको जो केटल को पढ़ लेना है, जो केटल का जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है उसको। और यहाँ से भी जो सवाल पूछ रही है आरबीसी, वो 3 सवाल हर बार हर पेपर में 3 सवाल पूछे गए। अब जो अगला टॉपिक है अपना वो है बुद्धि। तो बुद्धि में से आपको बताया कि मैंने आपको एक पुराने वीडियो में भी बताया था, तो आपको पता होगा। तो मैंने बताया था कि जो त्रिआयामी मॉडल है बुद्धि के सिद्धांत से, आरपीसी सेकंड ग्रेड वहाँ से एक सवाल 110% पूछती है। और ये देख लो आप आज
गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वहां से 4 पारियों में 3 क्वेश्चन आए। तो इस प्रकार से आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है कि आपको पता चल जाएगा कि किस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन है, वो एग्जाम का बोर्ड है वो पूछ रहा है। आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है। सिलेबस का सबसे बड़ी बात है सिलेबस का पता होना, लेकिन ये नहीं कि केवल जो सिलेबस में जो टॉपिकों के नाम दे रखे हैं आपको केवल वही याद नहीं। इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर किस प्रकार के उस टॉपिक से किस टाइप के सवाल पूछती है आरपीएससी, ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी मॉडल है वो तो आप इसको तो जब भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना लेना गिलफोर्ड का त्रिआयामी। ये जो टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि, ये पिछली बार अपने सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में हर बार एक सवाल आता था और अपने सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी यहाँ से 4 पारियों में 3 सवाल डाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे साइकोलॉजी के, उन शॉर्ट नोट्स में से संवेगात्मक बुद्धि के सारे सवाल मिल गए और लगभग लगभग 4 पारियों में कितने सवाल है टोटल, 4 पारियों में 20, तो यानी कि 20 को 4 से गुणा किया तो टोटल हो गए अपने 80 सवाल। उन 80 सवालों में से जो मैंने मात्र और मात्र 8 A4 साइज पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स में से 50 के करीबन सवाल आपको आसानी से मिल जाएंगे। हर पारी में 15 के आसपास सवाल आराम से मिल जाएंगे आपको। और संवेगात्मक बुद्धि के मैंने केवल और केवल 10 लाइनें लिखी थी, उन 10 लाइन में से एक सवाल अपने बाहर नहीं गया। तो अगर आपको इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स देखने हैं तो मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर वो शॉर्ट नोट्स डाल दिए। आप वहां पर पे जाकर के इन प्रकार के शॉर्ट नोट्स को आसानी से देख सकते हो और आपकी समझ विकसित कर सकते हो कि जो आपको अपने शॉर्ट नोट्स है वो किस प्रकार से बनाने चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि की बात हो गई, यानी कि बुद्धि लब्धि से भी एक सवाल पूछा है। और इसके अलावा जो इसमें सवाल पूछे हैं वो एक पूछ लिया स्टर्नबर्ग से 7 तारीख को और एक 11 तारीख को स्टर्नबर्ग से पूछ लिया। तो यानी कि एक आपको जो स्टर्नबर्ग है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके सिद्धांत को। और एक आपको संवेगात्मक बुद्धि तो अब आपके सिलेबस में जोड़ ही दिया है इस बार। पिछली बार नहीं था संवेगात्मक बुद्धि, लेकिन इस बार जोड़ दिया। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ के ही जाना है। पहले केवल फर्स्ट ग्रेड में सवाल आता था, इसी बार से सेकंड ग्रेड में आया है और अगली बार अपने सिलेबस में भी जोड़ दिया इसको। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप। तो यहाँ से जो सवाल आ रहे हैं वो एक पारी में तो 3 सवाल पूछे थे 7 तारीख वाले में, बाकी दो दो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से भी जो बुद्धि के सवाल है वो 2 ही सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अपन अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा के अंदर आपको देखो यहाँ पर अभिप्रेरणा में आप देखोगे तो आंतरिक आंतरिक ये आंतरिक क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। और कथन वो कूट वाले कथन पूछ लिए कि अभिप्रेरणा किस कूट दे दिए, 4 कूट दे दिए, बोला कि इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा है नहीं है, तो आप उनको मिलान करना था, कूटों को पहचानना था। और 11 तारीख वाले में वही अभिप्रेरणा के बारे में असत्य कथन पूछ लिया। यानी कि जो आरपीसी आजकल जो सत्य और असत्य कथन वाले सवाल है वो बहुत ही ज्यादा पूछ रही है। तो इन प्रकार के सवालों की आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और आपको बताया कि अपने सिलेबस में पिछली बार केवल उपलब्धि अभिप्रेरणा ही था, तो वहां से सवाल आना फिक्स था ही था। तो वहां से जो 3 सवाल आए हैं और इस बार अपने को उपलब्धि अभिप्रेरणा के अलावा जो और भी मोटिवेशन के जो दूसरे सिद्धांत थे वो भी जोड़ दिए। तो आपको उपलब्धि अभिप्रेरणा तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा और भी दूसरे सिद्धांत पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो सामान्य कथन और उपलब्धि अभिप्रेरणा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि जो आंतरिक और बाह्य, उनमें अंतर आपको पता होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में क्या अंतर है। और उसके अलावा एक आपको उपलब्धि जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है, आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आ रहा है और आगे भी यहाँ से आएगा। और भी जो दूसरे सिद्धांत है अभिप्रेरणा के, आप उनको भी एक एक बार पढ़ लेना, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि उसमें से जो ये सिद्धांत है वो किसने दिया था। अब बात रही व्यक्तिगत विभिन्नता, तो पूछा था अपने प्रतिभाशाली बालक का और सृजनात्मक बालक का। आप यहाँ पे देखोगे तो सृजनात्मक बालक का जो सवाल है वो हर पारी में पूछा गया। तो यानी कि आपको ये सृजनात्मकता अच्छे तरीके से पढ़नी है, सृजनात्मकता कह लो या सृजनात्मक बालक कह लो। तो आपको ये सृजनात्मकता अच्छे तरीके से पढ़नी है। इसके जो जितने भी चरण हैं, ठीक है, इसके तत्व हैं, उन सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है सृजनात्मकता को। और इसके अलावा यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक हो गया। यहाँ से देखो प्रतिभाशाली बालक के 2 सवाल पूछ लिए इसने। तो एक मैं आपको बोल दूंगा कि प्रतिभाशाली बालक पढ़ लो अच्छे तरीके से, और एक अपराधी बालक पढ़ लो, क्योंकि देखो बाल अपराधी बालक का एक और एक 2 सवाल यहाँ से आए हैं। तो ये हो गया आपके बाल अपराधी बालक। और इंट्रापर्सनल व्यक्तित्व से एक सवाल पूछ लिया। और व्यक्तिगत
विभिन्नता से एक सवाल पूछ लिया और उपचारात्मक तकनीक से एक सवाल पूछ लिया। तो यानी कि इस टॉपिक से यहाँ से जो आरपीएससी ने यहाँ से जो व्यक्तिगत विभिन्नता से सवाल पूछ रही है वो 3 पूछ रही है, क्योंकि पहली पारी में 2 पूछा था। तो यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया था, पहली पारी में यहाँ पर उसने 3 पूछ लिए थे, बाकी सब में 2 थे। तो यहाँ पर उसने क्या किया, व्यक्तिगत विभिन्नता से यहाँ 2 पूछ लिए, बाकी सब में उसने 3 सवाल पूछ लिए। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, एक तो सृजनात्मकता अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक प्रतिभाशाली बालक पढ़ना है, बाल अपराधी बालक पढ़ना है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में जो सामान्य कथन है, सत्य और असत्य कथन, उस प्रकार के कथनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आरपीएससी ने जो टॉपिक हटाए थे उनमें से 2-2 सवाल पूछे थे, और इन सब के 2-2 सवाल थे। तो आपको इनको छोड़ देना है, क्योंकि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। इनकी जगह ये जो मानसिक स्वास्थ्य है और एक ये 21वीं सदी का कौशल है, ये आपके सिलेबस में नए ऐड हुए हैं। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, एक तो ये डेवलपमेंट ऑफ 21वीं सेंचुरी, ये पूरा आपका नया ऐड हो गया। और एक आपके यहाँ पे ये देखो मेंटल हेल्थ, और कुछ बोल रहे समायोजन कुसमायोजन। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लिख दिया, तो एडजस्टमेंट में समायोजन और कुसमायोजन दोनों ही आ जाता है। और रक्षात्मक युक्तियों से पिछली बार 4 क्वेश्चन आए, तो आपको इस बार रक्षात्मक युक्तियाँ तो पढ़नी ही पढ़नी है। और आपको देखो इस बार क्रिएटिविटी यहाँ पर जोड़ दी, तो जो सृजनात्मकता है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। वो आपको इंटेलिजेंस और जो आपके जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाला टॉपिक है, उन दोनों में आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, तो उन टॉपिकों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप ये भी बता सकते हो कि आपको अगली बार जो किस सब्जेक्ट के ऊपर इस प्रकार का पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए। तो आप उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस चाहिए। उस सब्जेक्ट का इस प्रकार का पीवाईक्यू का एनालिसिस है, वो आपके लिए मैं करके अगले वीडियो में ला दूंगा। अब हम बात करते हैं यानी कि साइकोलॉजी के ऐसे टॉपिक जिनको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लास्ट टाइम में अब भी तैयारी करने लगे हो और आपको 40% का डर है कि साइकोलॉजी में 40% कैसे पार करना है, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। वहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आने के चांस है, और उनसे आप 40% आराम से क्रॉस कर जाओगे। तो ये देखो, जो रक्षात्मक युक्तियां हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि 4 पारियों में 4 क्वेश्चन आए हैं। जो कोहलरबर्ग है, आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कोहलरबर्ग में भी 4 पारियों में से 4। और जो सृजनात्मकता है उसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी कि चारों पारियों में 4 क्वेश्चन पूछ लिए। जो जिन पियाजे और एरिक्सन है, इन दोनों को पढ़ लेना है आपको, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। और जो गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो तो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो स्टर्नबर्ग है, आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लो। और एक जो आपके संवेगात्मक बुद्धि है, आपको इस संवेगात्मक बुद्धि अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और इसके अलावा आप जब भी प्रैक्टिस करो तो आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है, सत्य और असत्य कथन की। एक आप पढ़ लेना आलपोर्ट का जो सिद्धांत है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो इन प्रकार के आप क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपके 40% क्या, अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप 20 में से 20 सवाल सही कर सकते हो, जैसे मैंने 20 में से 20 सवाल सही किए। आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आप इस एग्जाम वॉल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर और वीडियो चाहिए इस प्रकार के पीवाईक्यू एनालिसिस पर, या फिर और अगर कोई दूसरे, तो मैं आपको इस प्रकार के वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स के अनुसार वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उसके ऊपर मैंने अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, फॉरेन पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं जहाँ से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है, वो ऐसे के ऐसे ही सीधे के सीधे ही छप जाते हैं। तो उनके जो मैंने शॉर्ट नोट्स है वो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, और आगे मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और इनको देख सकते हैं आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।